तो आइए शुरू करते हैं ये जानने के लिए कि क्या है सबसे सही सेफ इन्वेस्टमेंट। क्या ये गोल्ड में इन्वेस्ट करना सही है, प्रॉपर्टी में सही है, अपने सिंपल एफडी और जीपीएफ में इन्वेस्ट करना सही है, या फिर आपको इक्विटी या फिर म्यूचुअल फंड की तरफ जाना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं और उनमें से हमारा मेन प्रॉब्लम क्या है। देखिए, गोल्ड को इंडियन हाउस होल्ड में सबसे ज्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। इसको दिस इज वन ऑफ द प्राइम ऑप्शंस टू बीट द इन्फ्लेशन। इक्विटी को हम बड़ा ही रिस्क इन्वेस्टमेंट मान के चलते हैं। म्यूचुअल फंड बैलेंस्ड काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें हमें रिटर्न भी हाई चाहिए और हमें रिस्क भी नहीं लेना, तो म्यूचुअल फंड जनरली हम लेके चलते हैं ड्यू टू देयर एक्सपर्टीज ऑफ फंड मैनेजर्स। एफडी एक सेफ इन्वेस्टमेंट इंडियन एनवायरमेंट में हमेशा से माना जाता है। जीपीएफ जो भी सर्विस पर्सनल होंगे वो आपके, अगर डिफेंस पर्सनल हैं तो वो डीएसओपी, अगर सिविल एम्प्लॉयज हैं तो वो जीपीएफ और ईपीएफ में अपना वेल्थ क्रिएशन के लिए यूज करते हैं। प्रॉपर्टी हमेशा से ही फैसिनेशन रहा है, लेकिन वो कितना सही है या कितना मुश्किल है इसके बारे में हम जानेंगे अपनी वीडियो के अगले हिस्सों में। और इंश्योरेंस को भी मैं देख पा रहा हूं कि आमतौर पर लोग इन्वेस्टमेंट और रिटर्न के तौर पर भी लेकर चलते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा मिसनोमर है। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें सबसे जरूरी चीज ये है कि हमें बिल्कुल हर चीज का, हर एस्पेक्ट का ध्यान रखना चाहिए एंड वी हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट इट। मैं देखा हूं कि लोग अपना टाइम ज्यादा इसको नहीं दे पाते हैं, ये बता के कि हमें तो या तो इसकी जानकारी नहीं है या फिर इसके बारे में हमें एडुकेट नॉलेज अभी अगर गैदर करना शुरू करेंगे तो लॉट ऑफ टाइम विल बी कंज्यूम्ड। सो लेट ट्राई कि मेरे साथ वाला क्या कर रहा है या कोई और ने कहां पे इन्वेस्ट किया है, तो अकॉर्डिंगली हम उस भेड़ चाल में पढ़कर कई बार छोटे छोटे फैसले अपनी पुअर नॉलेज के चलते सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। इट्स वेरी सिंपल, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, उसके बारे में हम अभी डिस्कशन करेंगे। और डाइवर्सिफिकेशन और रोटेशन जो आपके फंड्स की है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जो थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग एंड एनर्जी कंज्यूमिंग भी है। अगर रिटर्न्स की बात करें तो 1 वीक, 1 ईयर और 3 साल और 5 साल के रिटर्न्स आपको दिखाई दिए हैं। अगर इक्विटी के आप रिटर्न देखें तो आपको लॉन्ग टर्म में आपको कंपैरेटिवली ज्यादा रिटर्न दिखाई देंगे। वहीं अगर आप गोल्ड की बात करें तो ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इसके रिटर्न भी कंपैरेटिवली बेहतर रहे हैं। ये शीट उस समय की है जब गोल्ड के जो रिटर्न है वो तकरीबन 32,000 के आसपास के थे। अभी गोल्ड 45,000 चल रहा है, तो लॉन्ग टर्म में गोल्ड के अभी रिटर्न अच्छे दिखाए जा सकते हैं। इसके साथ ही सेंसेक्स वर्सेस गोल्ड और फिक्स डिपॉजिट्स का लॉन्ग टर्म में या फिर ईयर वाइज रिटर्न अगर आप देखेंगे तो किसका कम है किसका ज्यादा है वो आपको पता चल जाएगा। पिछले 5 साल का सीजीआर ब्लू में दिखाई दे रहा है। 5 साल में इक्विटी ने अच्छी ग्रोथ की है और 10 साल में भी उसका रिटर्न करीब करीब 9 से 10% रहा है, तो एक अच्छा रिटर्न दिया है। गोल्ड का अगर बात करें तो लॉन्ग टर्म में उसने अच्छा दिया है, लेकिन शॉर्ट टर्म में जो उसकी ग्रोथ है वो कम रही है। लेकिन पिछले अगर 6-7 महीने की बात करें तो गोल्ड ने अभी थोड़ा सा रिटर्न अपना बढ़ा लिया है। इसके साथ ही रियल एस्टेट का कंपेरेटिवली कम रहा है, बिकॉज आपने देखा वॉलिटिलिटी 2013 के बाद काफी रही है और प्रॉपर्टी में रिटर्न काफी कम रहा है। इसके साथ ही एफडी का थोड़ा सा ठीक रहा है, जिसमें 5 से 5% और 6 से 6.5% के रिटर्न सभी एफडीज ने दिए हैं। दिस हैज टू बी परफोर्स बी काइंड ऑफ अ स्टैग्नेंट इन्वेस्टमेंट। जो लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म की जो थ्योरी काम करती है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि गोल्ड, सेंसेक्स, कोई भी तरह का रिस्की अगर पोर्टफोलियो है तो उसमें आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न मिलेगा। शॉर्ट टर्म में अगर आपको लिक्विडिटी चाहिए, कंफर्ट चाहिए, तो वो आपको रिटर्न भी कंपेरेटिवली थोड़ा कम देगा। किस पॉइंट पे आप एंट्री लेते हैं ये भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। देखिए, जो भी रिटर्न दिखाए जा रहे हैं, जो भी सीजीआर दिखाए जा रहे हैं, जो कंपाउंडेड जो एनुअल ग्रोथ रिटर्न है वो सीजीआर आपका होता है। एक होता है नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक होता है आपका सीजीआर। तो हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट सीजीआर के हिसाब से कैलकुलेट कीजिए। अब सीजीआर क्या होता है इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि सीजीआर के बेसिस पे कौन से इन्वेस्टमेंट सेफ रहते हैं और क्या इसका फायदा है इससे कैलकुलेट करने का, तो वो मैं जरूर बनाऊंगा। फिलहाल के लिए आगे जारी रखते हैं। मेंटेनेंस ऑफ जो फिजिकल एसेट अगर आप लेते हैं, अगर गोल्ड लेते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं, तो उनके ये फैक्टर आपको हमेशा काउंट में रखना है कि दिस विल एक्चुअली कंज्यूम योर एनर्जी। बात करते हैं प्रॉपर्टी की, जिसको सेफ ऑप्शन माना जाता है। एक सिंपल से केस सिनेरियो में अगर हम देखें कि अगर किसी प्रॉपर्टी की डाउन पेमेंट आप 10 लाख करते हैं, 50 लाख का उस पर लोन लेते हैं और 6 लाख का मान लिया उस पर रजिस्ट्रेशन कॉस्ट वगैरह लगाते हैं, तो उस 66 लाख की मान लिया आपको कोई प्रॉपर्टी मिली, आपने कोई 2 BHK फ्लैट लिया कहीं पे भी। अब मान के चलते हैं कि उसका 3%, 6%, 9% और 12% के हिसाब से उसका ग्रोथ होता है, तो उस पे जो आपके एडिशनल कॉस्ट सेविंग होगी वो आपकी टैक्स सेविंग होगी, जो कि अब 2 लाख रुपए होगी। ये दिस नो मोर
और 1.15 लाख और आपके रेंटल इनकम मान लीजिए करीब करीब 3 लाख आती है, तो टोटल 5 लाख की आपको एडिशनल इनकम उसमें हो जाती है। इस तरह से आपके अगर इनिशियल कॉस्ट काटते हैं अगर वो पड़ जाता है फ्लैट 78.36 लाख रुपीस का। रेट ऑफ रिटर्न इस इन्वेस्टमेंट पे क्या आता है? अगर आप 7.86 लाख जो आप कमाते हैं, आपकी जो प्रॉपर्टी पे आपकी लागत है, आपका जो सेविंग्स है, उन सबको देखते हुए आपका -13% का आपको रिटर्न मिलता है। -3% का पहले 3 साल में अगर 6% के हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी ग्रो कर रही है तो ये आपका रिटर्न रहेगा। इसके साथ ही अगर आपकी प्रॉपर्टी 9% या 12% के हिसाब से बढ़ती है तब जाके आपको 6% या 14.5% के हिसाब से ग्रोथ मिलेगी। तो इससे आपका ये मिसनॉमर तो दूर हो जाना चाहिए कि आप जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे तो वो आपको सबसे ज्यादा रिटर्न देगी। हाँ, सेफ रिटर्न देगी बिकॉज उसको कोई चुरा नहीं सकता है, बिकॉज उस पर आपका पोजीशन होता है, बिकॉज वो मल्टी यूटिलाइज की जा सकती है खुद रहने के लिए भी। ये फैक्टर्स मैं लेके चलता हूँ, लेकिन फ्रॉम अ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू आपको इन फैक्टर्स का ध्यान रखने की जरूरत है कि प्रॉपर्टी को 9 से 12% हर साल ग्रो करना पड़ेगा अगर उसको आप अच्छे रिटर्न देने हैं तो। इज इट पॉसिबल इन प्रॉपर्टी? प्लीज गिव इट अ थॉट। उसको दिखाने के लिए मैंने आपको एक CEIC डाटा जो कि ऑफिशियल डाटा है जिसमें प्रॉपर्टी रिटर्न्स पिछले 10 साल के मैं आपको दिखा पा रहा हूं, जो मैक्सिमम 11% और मिनिमम -1% तक भी गए हैं। अगर आप एवरेज लेके चलें तो 2011 में आपने कोई फ्लैट या प्रॉपर्टी ली होती तो वो उसने आपको 5% का ही अभी तक गेन दिया होता। पिछले 10 सालों का जो प्रॉपर्टी का रिटर्न है वो इस प्रकार से है। अब बात करते हैं इंश्योरेंस की। क्या इंश्योरेंस सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है? जी हाँ, इंश्योरेंस सबसे जरूरी जरूर है, लेकिन ये सेफ इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है इसके बारे में आपको दोबारा सोचना पड़ेगा। जितना भी आप प्रीमियम देते हैं उसमें पूरा का पूरा आपका इन्वेस्ट नहीं होता है। अगर आपको कोई बोलता है कि 8% आपको रिटर्न कोई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी देती है तो ये लेके चलिए कि आपका 50% ही प्रीमियम उसमें इन्वेस्ट होता है। 8% के लिए उसको 16% अर्न करना पड़ेगा। 16% अर्न करने के लिए और 8% आपको देने के लिए उसको कम से कम भी 24-25% एनुअल रिटर्न आपको लेना पड़ेगा आपके इंश्योरेंस के पैसे को, और 24% हर साल अर्न करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर लॉन्ग टर्म। जो आपको 8% रिटर्न आपको बताता है वो आपको थोड़ा सा रीथॉट देने की जरूरत होगी, बिकॉज जितना भी आप पैसा देते हैं उसमें चार्जेस जो GST वगैरह के हैं, जो मोर्टेलिटी प्राइसेस जो हैं, वो सब कटने के बाद आपको बहुत कम पैसा इन्वेस्ट हो पाता है। आपको मैं केस स्टडी बताऊंगा कि अगर आप हाई एंड इन्वेस्टर हैं तो अगर आप 10 साल तक 12 लाख रुपए एनुअल प्रीमियम के तौर पे देते हैं तो HDFC क्लासिक एश्योरेंस प्लान इसमें आपको 1 करोड़ का कवर 20 साल तक आपको मिलता है। अगर यही आपने 1 लाख हर महीने अगर आप इन्वेस्ट किया होता 10 साल के लिए तो आपका जो रिटर्न होता वो उससे कई गुना ज्यादा, अगर 6% की अगर आप लेके चलते हैं तो वो 7 से 8 करोड़ का आपका रिटर्न आपको दे चुका होता, 7 से 8 गुना। बचे हुए पैसे से 12 लाख में 2 लाख का अगर आप इंश्योरेंस टर्म प्लान के हिसाब से कर रहे हैं और 1 लाख का आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो आपको कहीं ज्यादा 7 से 8 गुना रिटर्न वो देता। उसी तरह से हम अगर मिडिल क्लास की बात करें तो SBI लाइफ का E-शील्ड प्लान है, उसमें करीब करीब आपको 8,000 रुपए प्रीमियम देना पड़ता है। वहीं पे उसके कंपेयर में दूसरी पॉलिसी देखें तो स्मार्ट सावधान प्लस के एक इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसमें आपको 73,000 के करीब का प्रीमियम देना पड़ता है। आपको रिटर्न उसका 20 साल के बाद मिलता है 12.36 लाख। अगर आप इसी पैसे को इसका टर्म इंश्योरेंस लेते और बचे हुए पैसे से अगर आप SIP करवाते 5,388 पर मंथ की अगर SIP करवाते तो आपको करीब करीब 12% के हिसाब से 53 लाख रुपया मिलता। 12% मान लिया आपका नहीं होता है, अगर आपका GPF में आप इन्वेस्ट करते हैं जहां पे 7 से 8% आपका होता है तो आपका 25 से 30 लाख का आपको रिटर्न मिलता विद कंपेयर टू 12 लाख रुपए, और सेम अमाउंट के साथ आपका इंश्योरेंस भी होता। तो प्लीज गिव इट अ रीथॉट, डू प्रॉपर रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी काइंड ऑफ इंश्योरेंस। आई डोंट फाइंड इट वेरी बेनिफिशियल। तो ये समझने की जरूरत है जो भी इन्वेस्ट करते हैं इंश्योरेंस में कि जो गारंटीड एडिशंस आपको बताते हैं वो गारंटीड रिटर्न के इक्विवेलेंट नहीं होते हैं, बिकॉज आपका जो अमाउंट इन्वेस्ट होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है जो आप प्रीमियम देते हैं उसके मुकाबले। और हमारी रिसर्च के मुताबिक दिस इज एन एस्टेब्लिश्ड फैक्ट कि जो बेस्ट ऑफ द पॉलिसी रिटर्न है इंश्योरेंस के वो 3 to 6% से ज्यादा कभी भी कोई रिटर्न नहीं रहा है। तो आपको जो बताते हैं 6% से ज्यादा के रिटर्न और कैलकुलेट करके बताते हैं, प्लीज read between the lines, this is not possible। बात करते हैं म्यूचुअल फंड की, जो एक बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट है। आप देखेंगे कि मैं अभी डिस्कस करूंगा सभी टॉप जो म्यूचुअल फंड्स हैं जो सबसे ज्यादा रिटर्न पिछले 10 साल में दिया है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और आपको की देना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड जो पिछले 10 साल में जिन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, 5 साल में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, कोई भी समझदार इन्वेस्टर आप सुनिएगा या पढ़िएगा, जिस भी समझदार इन्वेस्टर को देख आपको इन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट वो नहीं करेगा, बिकॉज इनकी जो ग्रोथ है, बिकॉज
बिकॉज जो म्यूचुअल फंड का जो ट्रेंड है, जो 5 साल बेस्ट परफॉर्म करते हैं या 10 साल बेस्ट परफॉर्म कर लेते हैं, वो उसके बाद उनका ट्रेंड चेंज होता है और दूसरा म्यूचुअल फंड उसमें निकल के आता है। तो डू अ प्रॉपर रिसर्च बिफोर गेटिंग इनटू इट। मैं आपको चंद एक म्यूचुअल फंड्स के बारे में अभी जानकारी दूंगा जो अपनी कैटेगरी में टॉप हैं और 9 से 10% रिजल्ट्स आपको दिखाते हैं। क्योंकि फंड मैनेजर्स एक्सपर्ट होते हैं, वो इक्विटी मार्केट की मूवमेंट सेंस करते हुए जो रिटर्न है उनको थोड़ा सा बढ़ा पाते हैं। आप देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में आप कई म्यूचुअल फंड ऐसे मिलेंगे जो इंडेक्स की ग्रोथ से ज्यादा फास्ट चलते हैं। अब बात करते हैं, 3 तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं, इक्विटी, डेब्ट और हाइब्रिड फंड। ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। इक्विटी फंड कितने तरह के हो सकते हैं, ये टोटल अलग अलग थीम, डाइवर्सिफिकेशन और कैपिटलाइजेशन के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। बात करें तो लार्ज कैप के जो रिटर्न है वो 9 से 7 या 8% और एट टाइम से 12 से 13% भी चले जाते हैं। बट दैट डिपेंड्स कि आपने किस पॉइंट पे एंट्री ली है और किस पॉइंट पे एग्जिट किया है। दिस इज द मैक्सिमम प्रॉफिट यू आर गेनिंग। इट इज नॉट ऑलवेज प्रैक्टिकली, यू विल फाइंड इट इज नॉट 9.22% इन टूडेज टाइम। ऑलमोस्ट नेगेटिव रिजल्ट्स भी आपको मिलेंगे। डेप्ट फंड की अगर हम बात करें तो डेप्ट फंड भी बेस्ड ऑन अपनी सेविंग्स, कहाँ पे टाइम ड्यूरेशन, कितने टाइम के लिए आपको इन्वेस्ट करना है, या एफडी से बेटर जो रिटर्न देते हैं उनमें आपको इन्वेस्ट करना है, या लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्ट करना है। तो डेप्ट फंड भी अलग अलग ड्यूरेशन के हिसाब से अलग अलग रिटर्न देते हैं। इसका अभी जो रिटर्न है वो 12% से 9% के बीच में आप देख सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, दिस रिटर्न इंटायरली डिपेंड्स अपॉन योर पॉइंट ऑफ एंट्री एंड पॉइंट ऑफ एग्जिट। बैंकिंग या पीएसयू के फंड में जो डेब्ट वाले इन्वेस्टमेंट करते हैं, फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट उनमें 8 से 10% का आपको देखने को मिलेगा। अब अगर अलग अलग टाइम के लिए, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि 3 महीने के लिए जो फंड आपको 3 से 3.5% देता है, 1 महीने के लिए वही 3% देता है, और आपकी 6 महीने के लिए वही 5% के करीब की आपको रिटर्न मिलते हैं। तो ये भी डिपेंड करता है, जैसे आपकी एफडी पे इन्वेस्टमेंट होता है उसके मुताबिक आपको जो रिटर्न मिलते हैं, तो ऑलमोस्ट सेम या उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे आपको डेब्ट फंड में रिटर्न मिलता है। हाइब्रिड फंड में इसमें मिक्स होता है डेब्ट और इक्विटी का एक बैलेंस जो है पोर्शन उसमें दोनों में डाला जाता है। सॉल्यूशन आपके अब डायनामिक एसेट सॉल्यूशन है या मल्टी एसेट्स एलोकेशंस हैं या आर्बिट्राज फंड में आप डालते हैं, तो डिपेंड करता है कि आप कौन से हाइब्रिड फंड को चूज कर रहे हैं। लेकिन इन सब के लिए भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी आपका कंपैरेटिवली इक्विटी फंड से थोड़ा सा कम है, लेकिन ये भी 7 से 8% के करीब का आपको रिटर्न दे रहे हैं। देखिए, अगर आपको म्यूचुअल फंड पे थोड़ा सा और डिटेल में अगर जानना है, मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए जा रहा हूँ वीडियो में कि आपको जस्ट मुझे एक बेस्ट म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न के बारे में आपको एक आइडिया देना है अलग अलग सेक्टर्स के। अगर आप इसके बारे में और डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो प्लीज डू कमेंट, प्लीज डू आस्क योर स्पेसिफिक क्वेरीज ऑन winningstocks2020@gmail.com। आपको पर्सनलाइज्ड एंड बिल्कुल एक्यूरेट पॉसिबल सॉल्यूशन है देने की कोशिश की जाएगी। सो कमिंग बैक टू द बैलेंस हाइब्रिड फंड, जो आपके रिटर्न है वो सबसे कम दे पा रहे हैं। ये इस वक्त आप देख रहे हैं इक्विटी मार्केट डाउन है, तो मिक्स ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी इन्होंने किया हुआ है, तो रिटर्न इसके माइनस में भी गए हुए हैं। वहीं पे अगर इक्विटीज को देखें, देखिए अगर आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने में इतना जोर लगा रहे हैं तो व्हाई नॉट ब्लू चिप्स विच आर द बेस्ट कंपनीज इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। आप रिलायंस, भारती एयरटेल और एचडीएफसी टॉप क्लास चूज कीजिए, उनके रिटर्न आप उसको देखिए। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपने एचडीएफसी, जो कि एक म्यूचुअल फंड्स, मोस्टली आपके म्यूचुअल फंड भी यहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, वो कहीं बाहर से पैसा नहीं ला रहे हैं, वो बस पॉइंट ऑफ एंट्री और पॉइंट ऑफ एग्जिट डिसाइड करते हैं। तो लाइक इन करंट सिचुएशन, अगर आपका स्टॉक ऑलरेडी इतना लो वैल्यूएशन पे मिला हुआ है, तो व्हाई टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड? Why don't you park your money in any safe stock, जो आप अगर 6 से 8 साल बाद अगर उठा के देखेंगे तो आपको ज्यादा रिटर्न देगा। अगर आपने 2016 के रिटर्न के हिसाब से इसको देखें, मैंने कोशिश की है कि जो जितना ज्यादा हो सके, इट इज नॉट दैट कि आई वांट टू गिव अ प्रीसेट आइडिया, लेकिन ये 2016 से जो कैलकुलेट करता हूं तो ये इस टाइम में आपका ऑलमोस्ट डबल हो गया है। देखिए, हमारा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है कि आप एचडीएफसी में या रिलायंस में आप इन्वेस्ट कर देंगे तो आपका डबल हो जाता है। देखिए, टू एक्साइट यू एंड देन टू इन्वेस्ट इनटू इट, आई एम जस्ट सेइंग कि इसमें आप अपना थोड़ा सा होमवर्क कीजिए, लोअर लेवल्स उसके चेक कीजिए, उसमें इन्वेस्ट कीजिए। अभी बजाज फिनसर्व अगर आपको मिल रहा है 4500 रुपए पे, यही आपको मिल जाएगा करीब करीब 3,500-4 हजार रुपए में अगले 6-8 महीने में। तो आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए बजाय म्यूचुअल फंड में करने की बजाय। म्यूचुअल फंड भी उन लो लेवल्स पे अभी कैश पे बैठा होगा, वो लो लेवल्स पे उन पे इन्वेस्ट करवा देगा। बाकी का जो रिटर्न आपको 20 से 22% देगा, बाकी डबल अगर होता है तो म्यूचुअल फंड्स या हाउसेज अपना शॉक एब्जॉर्बिंग मैकेनिज्म है, उसके लिए अपनी कैपिटल जनरेट करेंगे, तो आपको
आपको पूरा तो प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे नहीं। तो अगर आप थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे तो आप अपना रिटर्न उसको जनरेट कर सकते हैं। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपको और गाइडेंस की जरूरत है तो सही वेबसाइट्स को, सही यूट्यूब चैनल्स को फॉलो कीजिए जो आप विदाउट एनी वेस्टेड इंटरेस्ट आपको सही तरीके से गाइड कर सकें कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए अभी वेट करने की जरूरत है। रिलायंस की कंपनी आप सभी जानते हैं, हम सभी इंडिया में जानते हैं कि अगर उसमें इन्वेस्ट करना भी रिस्की है तो फिर कौन सा म्यूचुअल फंड और कौन सी एफडी सेफ है इस इंडिया में, ये आपको जानना चाहिए। तो जो शेयर 527 रुपए का 2016 में था वो अभी बढ़ के 1560 रुपए का हो गया। ये 1495 रुपए जो हम देख पा रहे हैं ये 2 दिन पहले का प्राइस है, लेकिन अभी वो 1560 चल रहा है। वट वी एक्सपेक्ट इज कि अगर ये कम भी आता है तो 1000 रुपए का भी आता है तो आपका 3 साल में डबल हो गया। आप नॉर्मल कैपिटल की अगर बात करें तो आपका डबल होने के लिए 9 साल लगते हैं, आपका ट्रिपल होने के लिए 14.5 ईयर्स लगते हैं। ये शेयर आप 3 साल में आपको डबल कर दिया है। मान लिया नहीं देता है, 5 में कर देगा, 6 में कर देगा। क्या आप यकीन मान सकते हैं इस रेट पे जो आपके ब्लू चिप्स के रेट चल रहे हैं वो आपको 5 साल में भी डबल नहीं होंगे? नॉट पॉसिबल। सो दैट्स व्हाई वी से कि डू रिसर्च, स्लाइटली हैव सम रिस्क टेकिंग कैपेसिटी एंड देन इन्वेस्ट योर मनी इन द बेस्ट सेक्टर्स जो आपको अच्छा रिटर्न देंगे। एफडी और जीपीएफ की अगर बात करें तो एफडी और जीपीएफ आपको 5.5 to 6% के आपके रिटर्न देते हैं, तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे सेफ है जीपीएफ, आपका ऑटोमेटिकली आपको मल्टीप्लाई आपका पैसा करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसमें है वो ये है कि जो रिटर्न जो आपका है वो टैक्स फ्री है। जब आपको मैच्योर होके मिलता है तो वो टैक्स फ्री आपको मिलेगा। जब इन्वेस्ट करते हैं तो ईटीसी में आपको छूट दी जाती है, तो जब डाल रहे हैं तब थोड़ा सा टैक्स फ्री रिटर्न, जब वापस ले रहे हैं तब टैक्स फ्री आपको रिटर्न है। एंड जो रिटर्न है वो आपका कंपाउंडेड रिटर्न है, तो वो कंपाउंडेड रिटर्न आपको पैसा अगर रखा हुआ है तो वो भी आपके लिए पैसा कमा के देता है। ये कुछ एक फिक्स डिपॉजिट्स के रिटर्न जो आप देखेंगे टॉप लीडिंग बैंक्स के हैं, ये 5 से 6% या 7% तक आप देख पा रहे हैं कि कुछ एक बैंक आपको दे रहे हैं। तो ये चेंज होते रहते हैं। इसके साथ ही जितना छोटा बैंक होगा उतना ही ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी इन्फ्लेशन रेट है उसको ध्यान में रखने की जरूरत है। जो भी आपका रिटर्न आ रहा है वो क्या आपकी इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। पैसा तो आपने बचा लिया है लेकिन उसका रिटर्न आपको कितना मिलता है ये आपकी इन्फ्लेशन रेट पे भी डिपेंड करता है। अगर 2 साल का हम छोड़ दें, बीच में 2016 और 15 का अगर छोड़ दें तो अब देखिए इन्फ्लेशन रेट कितना हाई है, आपका 9 से 10% तक भी गया है। तो इससे नीचे अगर आपने कहीं पे सेविंग की है तो वो आपको फायदा नहीं दे रहा है। दैट मनी इज बीइंग ईटन अप बिकॉज आपका इन्फ्लेशन उस पर हावी हो जा रहा है। जो चीज आप बचा के खरीदना चाहते थे इन्फ्लेशन की वजह से वो चीज और भी महंगी हो रखी है। तो कितना फायदा आप उससे कमा रहे हैं वो आपको देखने की जरूरत है। छोटे बैंक्स जैसे कि मैंने मेंशन किया था अभी कि 7.5 से 8.5% तक के रिटर्न भी आपको दे पाते हैं। ये एक बहुत ही छोटा सा कंपैरिजन जो 1986 से है। हालांकि मैं इन चीजों में ज्यादा विश्वास नहीं रखता हूं कि इतने पुराने इन्वेस्टमेंट्स की जो फिगर्स होती हैं वो देख के आप अब इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन फिर भी अगर लॉन्ग टर्म का अगर आप एक आइडिया लेना चाहें तो पीपीएफ में इन्वेस्ट किया होता है 1 लाख तो 25 लाख, और अगर आपने गोल्ड में किया होता तो 20 लाख, और अगर आपने इक्विटीज में किया होता तो वो आपका 52 लाख रुपया हो गया होता। लेकिन किन इक्विटीज में और किन लेवल पे, दैट नीड्स एक्सपर्टीज ऑफ योर्स। होम लोन अगर आप लेके कोई भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं या घर बनाते हैं या फ्लैट खरीदते हैं तो उसमें आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है आप बचा तो रहे हैं एफडीज पे 5.5% के हिसाब से या जीपीएफ में 7.6% के हिसाब से, और लोन ले रहे हैं आप 9.40 का। इसमें आप आईटी का रिटर्न तो आपको मिल जा रहा है, लेकिन आईटी के रिटर्न मिलने के साथ ही आपके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो लिक्विडिटी आपके पास नहीं रहती है फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, आपके पास टाइड कमिटमेंट हो जाती है जो आपके पैसे, जिंदगी और एनर्जी को बहुत ज्यादा ईट अप करते हैं। आप 50 से 60 साल का, आप 50 से 60 लाख का लोन लेके जिंदगी भर उसको पे आउट करने में जो लगे रहते हैं, दैट कंज्यूम्स योर लाइफ टाइम्स। तो प्लीज 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 जस्ट सी इन केस यू वांट टू इन्वेस्ट इनटू अ प्रॉपर्टी और टेक अ लोन एंड देन कीप पेइंग फॉर इट। इट इज नॉट दैट यू आर परचेजिंग अ होम, इट इज द बैंक हु इज परचेजिंग द होम एंड यू आर जस्ट अ मीडिया टू पे टू द बैंक फॉर अदर्स अर्निंग्स। So what should be done? Finally, if you ask me, first of all, तो आपने देखा होगा कि सभी इन्वेस्टमेंट्स में you need a right timing to enter, a right plan to get your returns. तो डाइवर्सिफाई करके चलिए, चाहे आपको प्रॉपर्टी में लेना है, चाहे गोल्ड में डालना है, चाहे इक्विटी में आपको डालना है। आप विजिलेंट रहिए। एक बार इन्वेस्ट कर दिया है उसके बाद वहां पे बैठे नहीं रह सकते हैं कि अब तो मैंने प्रॉपर्टी ले ली है तो अब मैं कहीं और नहीं सोचूंगा, या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया तो मैं आई विल स्टे इन्वेस्टेड। इसके साथ ही स्टे काम, नॉट दैट
फैक्ट ऑल्सो कि अभी मैंने म्यूचुअल फंड में मैं देख पाता हूँ कि कुछ लोग जल्दी अपने जैसे ही रिटर्न नीचे जाने लगता है तो एसआईपी क्लोज कर देते हैं, म्यूचुअल फंड की एसआईपीज बंद कर देते हैं और अपने इक्विटीज में शेयर बेच देते हैं, और जैसे ऊपर जाने लगता है वो अब ऊपर जा रहा है मार्केट, अब मुझे बाय कर लेना चाहिए, तो दे लूज ऑन देयर रिटर्न्स। सेलेक्ट अ करेक्ट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन एंड देन स्टे काम, स्टे इन्वेस्टेड, रोटेट योर कैपिटल, नॉट नेसेसरली जैसे मैंने आपको शुरू में मेंशन किया कि साइकिल्स होते हैं 10 साल से 15 साल के, गोल्ड अप जाएगा तो अगर आप देख रहे हैं पिछले 10 साल का रिटर्न गोल्ड का इज द हाईएस्ट। इफ यू आस्क मी इट विल नॉट बी द हाईएस्ट इन नेक्स्ट 10 years। सेम गोज विद द प्रॉपर्टी। 2013 से पहले प्रॉपर्टी के रेट कितने हाई थे, अभी प्रॉपर्टी के रेट कितने नीचे आज चले गए हैं, रिटर्न कोई अच्छा नहीं रहा है। तो सेक्टर्स का आइडेंटिफाई करके डोंट स्टे इन्वेस्टेड फॉर लाइफ लॉन्ग, लेकिन सही अंदाजा लगा के आपको कब आपके कैश पे बैठना है, कब आपको म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर करना है, कब आपको एफडी पे, एफडी इज कैश इटसेल्फ, और कब आपको आपकी प्रॉपर्टी या फिर आपकी इक्विटीज में इन्वेस्ट करना है, ये सब का अंदाजा आपको होना चाहिए। और बेस्ट बेनिफिट आपको कहां पे मिलेंगे ये आपको पूरी वीडियो के बाद समझ में आई गया होगा कि योर रिटर्न्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर रिस्क टेकिंग एपेटाइट, और उसका रीजन आप अभी तक समझ ही गए होंगे कि फाइनेंशियल मार्केट्स में बहुत जरूरी है कि जो लोग रिस्क ले सकते हैं, पेशेंस के साथ रह सकते हैं, वो आउट ऑफ 100 ओनली 3 to 4% होते हैं एंड दे ओनली अर्न द रिटर्न्स। अब आपको एक मॉडल पोर्टफोलियो की मैं बात करता हूं जिसमें कि आपको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आप एक सेफ इन्वेस्टर हैं, जो कि हमारा भी मोटो है, तो आपको 50% जीपीएफ, डीएसओपी, एफडी, सुकन्या समृद्धि योजना एंड रियल एस्टेट, जिस कंबाइन दीज इन्वेस्टमेंट, और आपको अपनी सेफ्टी को ध्यान रखते हुए लॉन्ग टर्म के लिए अपना आधा सेविंग्स इनमें इन्वेस्ट रखना चाहिए। नेक्स्ट 15% आपको म्यूचुअल फंड में, इन केस यू स्टिल फील यू नीड सम टाइम एंड यू नीड सम गुड फंड मैनेजर्स, तो आपको 15% ऑफ your savings should be invested in mutual funds। Gold and silver are the best beaters of inflation होते हैं, ये आपकी प्रोटेक्शन होता है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट। आप कोई भी रिटर्न देखेंगे तो इनमें आपको रेट ऑफ इन्फ्लेशन से ऊपर ही मिलेगा। मैं देखता हूं कि कुछ लोग अपने लिए, कुछ इंस्टीट्यूशंस अपने लिए सिल्वर ट्रॉफीज, सिल्वर यूटेंसिल्स और बहुत सारे सिल्वर गिफ्ट्स बनवाते हैं। कुछ हाउस होल्ड्स में भी सिल्वर का काफी इन्वेस्टमेंट रहता है। तो पिछले 6 से 7 साल में सिल्वर ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, तो ये मिथ टूट गया है कि सिल्वर एंड गोल्ड दोनों ही पॉजिटिव रिटर्न देते हैं। तो सिल्वर ने 70,000 से जो नीचे अभी 40,000 चल रहा है, कभी दोबारा उस रेट पे नहीं जा पाया, तो काफी नेगेटिव रिटर्न इसके रहे हैं। वहीं पे गोल्ड ने काफी अप रिटर्न दिए हैं। तो इसीलिए गोल्ड और सिल्वर में भी, सिल्वर को मेटल का होने की वजह से रिटर्न हमेशा असर्टेन नहीं होते हैं। जब ये स्पाइक अप करेगा तो ऊपर भी जा सकता है, लेकिन गोल्ड एक हमेशा बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट माना जाता है। इंश्योरेंस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, केस स्टडी हम देख चुके हैं। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आई सजेस्ट to put your 5% in insurance, otherwise take term policies, invest your money in some investment option and not the insurance option। और 5% हमेशा अपने साथ कैश रखिए, इससे आपके दो चीजें इंश्योर होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका पास इमरजेंसी फंड रहता है, और दूसरा आपके पास अगर कहीं पे अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको ग्रैब करने के लिए आपके पास लिक्विडिटी होना जरूरी है। कई बार आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जब आपको वही चीज आपकी 20% ऑफ इन्वेस्टमेंट से मिलनी होती है, तो वो 5% ऑफ आपकी सेविंग से आप हासिल कर सकते हैं, तो वो 5% भी आपके पास होना जरूरी होता है। और इसी के साथ आप सबको फिर से एक बार याद दिलाना चाहूंगा कि आपके अगर कोई स्पेसिफिक कमेंट्स हैं या क्वेरीज हैं, प्लीज डू पोस्ट कमेंट्स सो दैट वी कैन मेक अ प्रेजेंटेशन व्हिच विल बी वेरी पर्सनलाइज्ड एंड काइंड ऑफ इंटरेक्टिव विद द कीपिंग इन व्यू योर सोशल सर्कमस्टेंसेस एंड योर फाइनेंशियल स्टेट्स। डू लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज डू कमेंट एंड follow us on Winning Stocks 2020 at our Telegram channel, also at our Facebook channel। Do support us and subscribe us there, since we always keep saying कि हमारे पास we don't have any vested interest, so our each step and each suggestion will be for the benefit of your own capital। So do like, subscribe, encourage us, and give your queries on winningstocks2020@gmail.com। Thank you very much. Trade safe.